नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं और देखिए, विश्लेषण करने के लिए काफी कुछ है हमारे पास। जी बिल्कुल। शुरुआत करते हैं वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून 2025 के उन आंकड़ों से जो काफी चर्चा में हैं। 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट। ये पिछले 5 तिमाहियों में सबसे तेज रफ्तार है। और मजे की बात यह है कि ये तब हुआ है जब दुनिया भर में कई चुनौतियां हैं और अमेरिका ने कुछ भारतीय सामानों पर टैरिफ भी बढ़ाए थे। बिल्कुल सही कहा। ये 7.8% का आंकड़ा अपने आप में ही काफी प्रभावशाली है, खासकर अगर हम मौजूदा वैश्विक माहौल को देखें। आर्थिक सुस्ती है, भू राजनीतिक तनाव है। हाँ, तो ये उम्मीद से तो बेहतर ही प्रदर्शन है और इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। हाँ, तो आज हमारी चर्चा इसी आप कह सकते हैं एक त्रिकोण पर रहेगी। पहला कोना तो है ये शानदार विकास दर, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। हाँ, दूसरा कोना है अमेरिकी टैरिफ वाला मुद्दा, क्या असर हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और तीसरा, जो शायद अब सबसे बड़ा सिरदर्द बन रहा है, ऑटो इंडस्ट्री के सामने एक नई मुश्किल, चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। हमारे जो स्रोत हैं वो भी इन्हीं 3 मुख्य क्षेत्रों पर रोशनी डाल रहे हैं। पहला तो ये आर्थिक आंकड़े, फिर अमेरिका भारत व्यापार तनाव और टैरिफ का असर, और तीसरा भारत चीन के बीच जो ये सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं, खासकर इन मैग्नेट्स को लेकर। और हमारा मकसद क्या है? यही कि इन आंकड़ों और खबरों के पीछे की कहानी को समझें। मतलब ये ग्रोथ आई कैसे, किसने दी, बाहरी दबावों जैसे अमेरिकी टैरिफ के सामने भारत इतना लचीला कैसे रहा, और आगे के लिए कौन सी बड़ी चुनौती दिख रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 7.8% की ग्रोथ अप्रैल जून 2025 की, इसकी बुनियाद क्या है? किसने संभव बनाया इसको? देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारण नजर आते हैं। पहला, बहुत मजबूत घरेलू मांग, जिसे हम डोमेस्टिक कंजम्पशन कहते हैं। अच्छा, और इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों से अच्छी मांग देखने को मिली। ग्रामीण मांग को खास तौर पे, जैसा आपने कहा, अच्छे मानसून और बेहतर कृषि उत्पादन से मदद मिली, तो किसानों की आय बढ़ी, खर्च करने की क्षमता बढ़ी। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू रहा सरकार का पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे कैपेक्स कहते हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़कें, रेलवे, बंदरगाह। हाँ, ये इंफ्रा पुश की बात काफी हो रही थी। जी, और इसके साथ ही वो जो पीएलआई स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, उनका भी योगदान है। वो मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को प्रोत्साहित कर रही हैं। आपने सरकारी खर्च और पीएलआई का जिक्र किया। ये अर्थव्यवस्था को चलाते कैसे हैं? आपने शायद गुणक प्रभाव या मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात की थी। जरूर। देखिए, जब सरकार मान लीजिए सड़क बनाने पर खर्च करती है, तो सीमेंट, स्टील जैसी इंडस्ट्रीज को सीधे काम मिलता है ना? लोगों को रोजगार मिलता है। हाँ। अब जिन लोगों को रोजगार मिला, वो अपनी कमाई से बाजार में जाकर चीजें खरीदते हैं, इससे और मांग पैदा होती है। इसी को हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। मतलब सरकार का 1 रुपया खर्च होने पर अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर उससे ज्यादा की गतिविधि पैदा होती है। अच्छा, ओके। पीएलआई स्कीमें भी कुछ इसी तरह काम करती हैं। वो कंपनियों को कहती हैं कि आप भारत में उत्पादन बढ़ाओ, नया निवेश करो, हम आपको इंसेंटिव देंगे। इससे निवेश भी आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है और रोजगार भी बढ़ता है। ठीक है, तो घरेलू मांग और सरकारी निवेश ये मुख्य इंजन थे, लेकिन अर्थव्यवस्था के कौन से सेक्टर खास तौर पर चमके इस दौरान? कृषि का प्रदर्शन तो जैसा मैंने बताया, अच्छे मानसून की वजह से उम्मीद के मुताबिक ठीक रहा। लेकिन जो असली स्टार परफॉर्मर रहा वो था सेवा क्षेत्र, यानी सर्विसेज सेक्टर। अच्छा, सर्विसेज। जी, इसमें आईटी सेवाएं हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग, बीमा वगैरह, और टूरिज्म, इन सब ने काफी मजबूत ग्रोथ दिखाई। इसके अलावा कुछ और मैक्रो इंडिकेटर्स भी हैं जो इस अच्छी तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। जैसे एफएमसीजी, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान होता है, उनकी बिक्री बढ़ी। हाँ। पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में 50 के ऊपर बना हुआ है, जो दिखाता है कि गतिविधियां बढ़ रही हैं। राइट। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी गाड़ियों की मांग मजबूत बनी हुई है, खासकर एसयूवीज और 2 व्हीलर्स की। तो ऐसा लग रहा है कि कई चीजें एक साथ सही दिशा में चल रही थी। सरकार का इंफ्रा पे जोर, लोग महामारी के बाद फिर से खर्च करने लगे, पीएलआई से मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला, और हाँ, महंगाई में थोड़ी कमी आने से भी शायद लोगों के हाथ में पैसा बचा खर्च करने को। बिल्कुल। अपनी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढने की बात भी की थी। क्या वो भी अहम था, खासकर अमेरिकी टैरिफ वाले माहौल में? हाँ, वो भी एक जरूरी पहलू है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि देखिए,
एक तरफ तो वैश्विक मंदी का डर था और अमेरिका जैसे बड़े बाजार से टैरिफ का खतरा था। ऐसे में भारत के लिए घरेलू मांग पर आधारित विकास पर ध्यान देना एक तरह से कहें तो रणनीतिक जरूरत बन गया था। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन और सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों से भी जुड़ता है। सही। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय एक्सपोर्टर्स ने अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए वाकई नए बाजार तलाशे भी, जैसे मध्य पूर्व में खासकर यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन में, अफ्रीका के कुछ देशों में निर्यात बढ़ाने की कोशिशें हुईं और वो काफी हद तक कामयाब भी रहीं। अच्छा। और अगर सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो देखिए, ग्लोबल आईटी सेक्टर में थोड़ी सुस्ती थी। उसके बावजूद भारतीय आईटी कंपनियों ने काफी लचीलापन दिखाया, नए क्षेत्रों में काम बढ़ाया। तो ये एक तरह की दोहरी रणनीति थी, घर को मजबूत करो और बाहर नए रास्ते खोजो। तो अगर हम इस पहली तिमाही की कहानी को संक्षेप में देखें, ये सब हुआ अप्रैल-जून 2025 में, जो पिछली तिमाही से काफी तेज उछाल था। इसमें हाथ किसका रहा? सरकार की नीतियां, फाइनेंस मिनिस्ट्री का खर्च, रिजर्व बैंक का लिक्विडिटी बनाए रखना, निजी क्षेत्र का बढ़ता निवेश और बेशक हम आप जैसे करोड़ों उपभोक्ता जिनकी मांग ने गाड़ी खींची। जी। मुख्य आर्थिक सलाहकार भी काफी आशावादी दिखे इन आंकड़ों पर। और ये ग्रोथ हुई कहां? जाहिर है बड़े शहरों और टियर 2 शहरों में खपत बढ़ी। कृषि के लिहाज से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार जैसे राज्यों को अच्छी फसल का फायदा हुआ। और सर्विस सेक्टर के हब बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, एनसीआर, ये तो खैर हमेशा की तरह आगे रहे। बिल्कुल, ये एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ थी। मतलब अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों ने मिलकर इसे संभव बनाया, किसी एक दो सेक्टर पर ही आधारित नहीं थी। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, अमेरिकी टैरिफ। याद दिला दें कि 2025 की शुरुआत में उस समय के ट्रंप प्रशासन ने स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ और भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए थे। हाँ। और उम्मीद थी कि इससे भारत के एक्सपोर्ट पे और शायद पूरी इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन यहां मामला दिलचस्प हो जाता है। जैसा हमने देखा, भारत ने इसके बावजूद 7.5% की ग्रोथ दर्ज की। ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत की आर्थिक क्षमता पर कुछ सवालिया निशान भी लगाए गए थे, पर ये आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। भारत ने इसे मैनेज कैसे किया? हाँ, ये वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का, उसकी रेजिलियंस का एक बड़ा सबूत है। अब सवाल है कि ये लचीलापन आया कहाँ से? तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, जिसकी हमने अभी बात की, एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन। कंपनियों ने तेजी से नए बाजार ढूंढे, अमेरिका पर निर्भरता कम की और मिडिल ईस्ट, ईयू, अफ्रीका में व्यापार बढ़ाया। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स के लिए नए खरीदार ढूंढे गए। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इससे अमेरिकी बाजार के नुकसान की भरपाई हो सकती थी या घरेलू अर्थव्यवस्था का रोल ज्यादा बड़ा था? लेकिन जो असली शॉक एब्जॉर्बर का काम किया, जो सुरक्षा कवच बना, वो भारत की अपनी विशाल घरेलू अर्थव्यवस्था ही थी। अच्छा। जब बाहर से मांग कम होने का खतरा था, तो देश के अंदर की मांग ने अर्थव्यवस्था को थाम लिया। इसमें जो हमारा स्थानीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी बड़ा हाथ रहा। जैसे यूपीआई वगैरह। हाँ, यूपीआई ने पेमेंट को कितना आसान बना दिया है। रुपे कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा है, ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन ला रहे हैं। ये सब मिलकर घरेलू व्यापार और खपत को सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का मकसद भी तो यही है कि जरूरी चीजों के लिए बाहरी निर्भरता कम हो। उसका असर भी यहाँ दिखा। टैरिफ के पीछे की वजह देखें तो अमेरिका शायद अपना व्यापार घाटा कम करना चाहता था और भारत की कुछ नीतियों जैसे ईवीज पर सब्सिडी पर भी दबाव बनाना चाहता था। लेकिन भारत ने जिस तरह इसे हैंडल किया, इसके मायने क्या हैं? ये भारत की आर्थिक रणनीति और दुनिया में उसकी जगह के बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसके कई अहम मतलब निकलते हैं। पहला, ये दिखाता है कि भारत में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे जीएसटी है, आईबीसी है, हाँ, दिवालियापन कानून जी, और साथ में पीएलआई जैसी स्कीमें, ये अब जमीन पर असर दिखा रही हैं। अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से मुकाबला करने की ताकत दे रही हैं। दूसरा, ये अमेरिका जैसे देशों के लिए भी एक संकेत है कि अगर वो भारत पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाते हैं या उसे अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। किन भारतीय सेक्टर्स पर इन टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ा था वैसे? मुख्य रूप से वो सेक्टर जिनका अमेरिका को एक्सपोर्ट काफी ज्यादा था, जैसे फार्मा है, टेक्सटाइल्स है, आईटी सर्विसेज। हालांकि यहाँ असर थोड़ा इनडायरेक्ट था, और स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स। इन सेक्टर्स की कंपनियों को मुश्किल तो हुई, उन्हें नए बाजार खोजने पड़े, अपनी लागत कम करनी पड़ी। लेकिन
जैसा जीडीपी के आंकड़े दिखा रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर उतना बुरा नहीं हुआ जितना डर था। डोमेस्टिक डिमांड ने काफी हद तक संभाल लिया। तो एक तरफ तो अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई, टैरिफ का झटका भी झेल लिया, लेकिन अब एक तीसरी और शायद ज्यादा गंभीर चुनौती सामने आ गई है, जिसका सीधा असर भारत के ऑटोमोबाइल, खासकर ईवी सेक्टर पर पड़ रहा है। खबर यह है कि अप्रैल 2025 से चीन ने हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मतलब भारी दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के 50 से ज्यादा इंपोर्ट एप्लीकेशंस को मंजूरी देने से मना कर दिया है। ये वो खास मैग्नेट हैं जो ईवीज की मोटर, विंड टर्बाइन और कई इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जो अब ईवीज में आ रही हैं, ओला इलेक्ट्रिक, ये सब बड़ी कंपनियां इससे सीधे प्रभावित हो रही हैं। अच्छा, कैसे? इन मैग्नेट्स की कमी से उन्हें या तो अपने कुछ ईवी मॉडल्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है, या फिर उन्हें अपनी मोटर्स को रीडिजाइन करना पड़ रहा है, जिसमें वक्त और पैसा दोनों लगता है। ये मैग्नेट्स ईवी मोटर को छोटा, हल्का और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और मामला इतना गंभीर है कि जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, इसी वीकेंड 30-31 अगस्त को जो प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है, उसमें यह मुद्दा उठ सकता है। शायद कोई हल निकले। पर यह हुआ कैसे? चीन ने अचानक ये सप्लाई क्यों रोक दी? इसके पीछे चीन की एक सोची समझी चाल लगती है। पिछले कुछ टाइम से बीजिंग ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कड़ा किया है। वजह जियोपॉलिटिकल भी हैं और टेक डोमिनेंस की महत्वाकांक्षा भी। अप्रैल से भारत आने वाले इन हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के कई शिपमेंट चीन के कस्टम में ही रोक दिए गए। सप्लाई चेन रुक गई। नतीजा भारतीय कंपनियों को इमरजेंसी प्लान बनाने पड़े। जैसे कुछ कंपनियां जापान, वियतनाम या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढ रही हैं, लेकिन वहां भी ये खास हैवी वाले मैग्नेट आसानी से और उसी रेट पर नहीं मिलते। कुछ को तो सेकेंडरी मार्केट से बहुत ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ रहा है। इससे उनकी लागत बढ़ रही है, प्रोडक्शन प्लान गड़बड़ा रहे हैं। असर सिर्फ प्रोडक्शन पर नहीं, फ्यूचर मॉडल्स की लॉन्चिंग में देरी का भी हो सकता है। ये थोड़ा अजीब है, खासकर तब जब पिछले कुछ महीनों में भारत चीन के बीच बॉर्डर पर टेंशन कम करने और ट्रेड बातचीत बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। तो फिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? असल मकसद क्या हो सकता है? मतलब तो काफी हद तक साफ है। ये जियो इकोनॉमिक्स का एक क्लासिक केस है। चीन दुनिया भर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग और खासकर उनके प्रोसेसिंग में लगभग 90% दबदबा रखता है। 90%? जी हाँ, और वो इस दबदबे का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है। भले ही बॉर्डर पर शांति हो या ट्रेड टॉक चल रही हो, चीन इन एक्सपोर्ट बैन के जरिए शायद भारत को एक कड़ा सिग्नल दे रहा है। क्या सिग्नल? सिग्नल ये हो सकता है कि भारत, अमेरिका और क्वाड, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत है, जो मिलकर एक वैकल्पिक टेक सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पूरी तरह ना जुड़े। मतलब एक तरह से भारत पर दबाव कि भाई अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखो, किसी एक खेमे के ज्यादा करीब मत जाओ। तो इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है और असर कहाँ-कहाँ दिख रहा है? देखिए, एक तरफ चीन की सरकार है, खासकर उनका कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो ये नियम लागू कर रही है। दूसरी तरफ सीधी मार झेल रही हैं भारतीय ऑटो कंपनियां टाटा, महिंद्रा, मारुति, ओला और उनके सप्लायर्स। तीसरे ग्लोबल सप्लायर्स हैं, खासकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की कंपनियां, जो चीन का विकल्प बनने की कोशिश में है, पर इसमें टाइम लगेगा। और चौथे, सबसे अहम, भारतीय सरकार है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, पीएमओ, जो चीन से बातचीत करके रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। और असर कहाँ पड़ रहा है? असर सबसे ज्यादा भारत के जो उभरते हुए ईवी हब्स हैं, जैसे पुणे, चेन्नई, गुजरात, बेंगलोर, वहां महसूस हो रहा है। कंपनियां अब न सिर्फ जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया जैसे जाने पहचाने विकल्प देख रही हैं, बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए इलाकों में भी रेयर अर्थ के सोर्स ढूंढ रही हैं। पर प्रोसेसिंग अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत इस निर्भरता को कम करने के लिए देश में ही रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी बना सकता है? लेकिन ये एक लंबी कहानी होगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी मिली जुली है ना? एक तरफ पहली तिमाही में भारत ने दमदार जीडीपी ग्रोथ दिखाई, जिसका क्रेडिट घरेलू मांग और सरकारी निवेश को गया। सही। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ गजब का लचीलापन दिखाया, जो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और मजबूत घरेलू बाजार का नतीजा था।
हाँ, लेकिन कहानी का तीसरा पहलू ये है कि चीन के ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्होंने भारत की एक बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है। ये सीधा भारत के बढ़ते ऑटोमोबाइल और खासकर ईवी सेक्टर को चोट पहुंचा रहा है और दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से मुख्य सीख यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ताकत भी है और बदलते हालात में ढलने की क्षमता भी, लेकिन साथ ही उसे बड़े जियोपॉलिटिकल दबावों और सप्लाई चेन की रुकावटों का सामना भी करना पड़ रहा है, खासकर उन जरूरी चीजों के मामले में जिन पर चीन जैसे किसी एक देश का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। यहीं पर आत्मनिर्भर भारत अभियान की असली परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास सिर्फ घरेलू नीतियों या मांग पर निर्भर नहीं करता। ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और ये जटिल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब उतने ही जरूरी फैक्टर्स हैं। भारत को इन सभी मोर्चों पर संतुलन साधना होगा। और जैसा कि हमारे स्रोतों ने इस वीकेंड होने वाली मोदी शी बैठक और उसमें रेयर अर्थ मुद्दे पर चर्चा की संभावना बताई है, ये हमें एक आगे के सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। चलिए मान लेते हैं इस मीटिंग से सप्लाई की फौरी दिक्कत का कोई हल निकल भी आता है। फिर भी जरूरी कंपोनेंट्स के लिए चीन पर ये जो इतनी गहरी निर्भरता है, ये लंबे समय में भारत की रणनीतिक पसंदों को कैसे आकार देगी? टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों जैसे अमेरिका क्वाड वर्सेस चीन ब्रिक्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिशों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये निर्भरता भारत को अपनी विदेश नीति और आर्थिक साझेदारी में ज्यादा सतर्क बनाएगी या ज्यादा साहसिक? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भारत के आने वाले कई सालों की दिशा तय करेगा। इस पर नजर रखनी होगी। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प तस्वीर को समझने में मदद मिली होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।